हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 12 एटम्स का ब्रीफ डिस्कशन करते हुए उनके मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1898। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, the positive charge of an atom is uniformly distributed throughout the volume of an atom, and negatively charged electrons in banded like seeds in a watermelon। जैसे वाटरमेलन होता है, उसमें जो लाल गूदा होता है वो लाइक एज द पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed throughout the atom, and seeds like as the electrons distributed in the whole parts। Next topic is रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हम जीजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हमारा एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के अंदर ये कई बार आपका जीजर और मार्टन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट हमसे क्या कहता है कि रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स जीजर एंड मार्टन performed an experiment to study the scattering of alpha particles from the thin gold foil। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, the beam of alpha particles incident on the zinc sulfide screen after passes through a thin slit and thin gold foil। The size of this foil is very small, 10 की पावर माइनस 3 millimeter या 10 की पावर minus 6 meter। After scattered from this foil, they scattered in all directions were observed with the help of microscope। Observations and results. First observation: most of alpha particle passes through the gold foil undeflected because most of the space of an atom. Few alpha particles scattered in small angles less than 90, and few alpha particles scattered in large angle more than 90, and few alpha particles retraces its own path. 1 out of 8,000 retraces its own path. Number of alpha particles per unit area reach on the screen is found as n theta is inversely proportional to 1 upon sin की power 4 theta by 2। theta means angle of scattering। अगर पेपर में कभी इसका ग्राफ बनाने के लिए आपसे बोला जाए तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? एन थीटा, यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका? इस टाइप से बनेगा, क्योंकि एन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin की पावर 4 थीटा बाय 2। नेक्स्ट टॉपिक इज impact parameter, the perpendicular distance of velocity vector of alpha particles directed towards the nucleus far away from the nucleus। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम जो डिनोट करते हैं वो बी से करते हैं। बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के बराबर होता है। के का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और बी का मतलब है इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स directed towards the center of the nucleus, it coming to rest, it retraces its own path। At the distance of closest approach, whole kinetic energy of alpha particle is converted into potential energy। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिनोट किसे करते हैं? आर नॉट 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या कहती है? इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। नंबर 2, इट फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम। यानी पहला ड्रॉबैक क्या कहता है कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाया। सेकंड, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को बताने में ये फेल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नील बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स आपसे क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली
in the certain allowed circular orbits of definite energy. These orbits are also known as stationary orbits. Second postulates क्या कहता है? The electron can revolve in those orbits in which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. यानी एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. L का मतलब होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. दिस इज नोन एज बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं. एंड नेक्स्ट आपके पास पोस्टुलेट्स क्या कहता है? द एनर्जी इज रेडिएट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स. E1 किसकी एनर्जी है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट. E2 किसकी है? हाई एनर्जी ऑर्बिट. तो आपके पास कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू के बराबर आ जाएगा. तो यहां से न्यू कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन एच. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है. ये जो आपको टॉपिक जो दिखाई दे रहा है ये आपका डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलहाल हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं इनके मेन फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे. पहला रेडियस के बारे में, दूसरा वेलोसिटी के बारे में, तीसरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो जब रेडियस के बारे में बात करेंगे तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड एम के इंटू ई स्क्वायर, जिसमें एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, के कांस्टेंट और ई स्क्वायर. यहां पर के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जिसको हम अप्रोक्स 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम बात कर रहे हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि बोहर रेडियस क्या होता है तो आप एन की वैल्यू क्या रख दोगे? 1. तो R1 आपका कितना आ जाएगा? 0.529 आ जाएगा. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. कितना आएगा? Vn इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाय एनएच, जिसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बोलते हैं. तो हम कई जगह इसको 2 पाई जेड के ई स्क्वायर बाय एनएच रख सकते हैं. 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट. तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और n का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह बार बार बोल रहा हूं मैं, इसको हम के लिख सकते हैं. तो कितना आ जाएगा? जेड के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान रख, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की? वो आ जाएगी, मैंने बोला अभी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा आपके पास माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल एनर्जी की बात करोगे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं फिलहाल आपको यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें, तो इनके लिए ये फॉर्मूले याद रखे चले. और इसके ऊपर 100% एक न्यूमेरिकल बनता है, और उसके लिए इस ट्रिक को हमेशा याद रखें. क्या याद रखेंगे? कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है. एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी या -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. अगर हम फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट आप हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम अपॉन में एन क्यूब एच क्यूब, यानी न्यू एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
1/n क्यू। ध्यान रखना, अगर हम इन सबकी वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के बराबर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आता है वेवलेंथ और वेव नंबर। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n, यहाँ पर लिखा हुआ n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, जिसमें n1 जो होता है ये कौन सा है हमारे पास फाइनल वैल्यू यानी फाइनल ऑर्बिट, और n2 का मतलब होता है इनिशियल ऑर्बिट। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन मेरा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2, और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1। और इसमें जो ये r दिखाई दे रहा है इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम jump from higher energy orbit to lower energy orbit, the difference of energy of the two energy levels is emitted as radiation of wavelength known as spectral lines. The spectral lines of different wavelengths are obtained for transition of electron between two different energy levels. हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल 5 सीरीज हैं। इसमें पहली आपकी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफर्ड सीरीज। लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू फर्स्ट ऑर्बिट। बाल्मर फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, एंड पास्चन हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू थर्ड ऑर्बिट। ब्रैकेट सीरीज when electron jump from higher energy orbit to fourth orbit, and पिफर्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। अगर हम लाइमन की वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं तो 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का होल स्क्वायर होती है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो शॉर्टेस्ट का मतलब होता है आपकी फाइनल लिमिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पर आए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। फाइनल लिमिट का मतलब क्या होता है एन इनिशियल जो है वो इंफिनिटी पर हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के आए अंदर आए। ये सीरीज हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में काम करती है और इस सीरीज ऑब्टेन करती है एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बताती है। बिट से इन बाल्मर सीरीज द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंफिनिटी टू सेकेंड में, एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थर्ड से सेकेंड के अंदर। पेपर में बहुत बार पूछा गया है लाइमन के बारे में, बाल्मर के बारे में, पास्चन के बारे में, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ और उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। बाल्मर सीरीज lie in the visible region and this series is obtained only in emission spectrum. That is the Paschen series. Electron jumps from higher energy orbits to third orbit. यानी वेवलेंथ की बात करें तो 1/λ इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो n2 की वैल्यू कितनी होगी इंफिनिटी टू थर्ड। लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। दिस सीरीज lie in ultraviolet region. This series lie in infrared region of the electromagnetic spectrum. This series is obtained only in the emission spectrum. Fourth is the bracket series. Electron jump from higher energy orbit to fourth orbit. Wavelength 1/λ equal to r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। Shortest wavelength infinity to fourth orbit. Longest wavelength fifth orbit to fourth orbit. This series lie in far off infrared region. Last series, Piffin series, when the electron jump from
higher energy orbits like 6, 7, 8 up to infinity to fifth energy orbit या लेवल यानी फिफ्थ। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n 2 equal to infinity 2 and 1 equal to 5 and longest wavelength 6th orbit to 5th orbit and this series lie and this series lie in far off infrared region or this series is obtained only in the emission spectrum। आज चैप्टर 12 एटम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जिन टॉपिकों को कवर करेंगे उनमें पहला टॉपिक होगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सेकंड इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड फोर्थ डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। एक एक करके हर टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सब कुछ आपको बताएंगे। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्योंकि रदरफोर्ड के साथ उसके जो एसोसिएट्स थे उसके कुलीग थे जिनका नाम जीजर और मार्सडन था। पेपर में अक्सर ये जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से ही आता है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है थ्योरी का है डिस्क्राइब वेरीफाई जीजर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिपिक्ट द ग्राफ showing the variation of number of scattered particle detected with the scattered angle. How did this graph leads to the discovery of the nucleus? सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जीजर और मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन वगैरह बताएंगे और बाद में हमसे पूछा गया है कि उसका एक ग्राफ बना के दिखाना है हमको। किसके बीच में ग्राफ बना के दिखाना है स्कैटर्ड एंगल के बीच में और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स के बीच में। तो ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, ये भी आप इस पे बना के दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है इसके अंदर पहला पार्ट एन अल्फा पार्टिकल having kinetic energy K approaches a nucleus of atomic number Z. It gets close to the nucleus and then approaches a distance D and reverses its direction. Obtain an expression for distance of closest approach in terms of kinetic energy of the alpha particle. सिंपल सी बात को दिमाग में फीड करें। क्या कह रहा है इसके अंदर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एक्सप्रेशन बतानी है और उसकी डेफिनेशन बतानी है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इट कमिंग टू रेस्ट इट रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ। उसके बाद कुछ कंडीशन बताएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटली कन्वर्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी जो एक्सप्रेशन बन के आएगी D इक्वल टू 2Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है। Z क्या होता है एटॉमिक नंबर और K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल अप्रोच ए टारगेट न्यूक्लियस इन हेड ऑन पोजिशन with equal velocities. Find the ratio of their distances of closest approach to the target nucleus. कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं एक प्रोटॉन दे रखा है और एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है। सिंपल सी बात को ध्यान रखें दोनों पे एक तो चार्ज में फर्क पड़ेगा और एक उसके मास में फर्क पड़ेगा। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है फॉर्मूला होता है 1h1 और आपके पास जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं 2he4। तो वही हम आपको हिंट दे रहे हैं
कि वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, z इक्वल टू d इक्वल टू 2Zeq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ mv स्क्वायर। q और m को बाहर ले लीजिए, बाकी सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले लें, और यहां से क्या है, हम इजिली क्या करते हैं, इनकी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट के बारे में सुनेंगे। ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस z इक्वल टू 79, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या दे रखा है हमको, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमें z की वैल्यू दे रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k। z की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू गिवन है, तो d आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टॉपिक फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट द एक्सप्रेशन। हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन देनी है और इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन देनी है और उनकी एक्सप्रेशन को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है उसका नाम है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The kinetic energy and potential energy of the electron in the first excited state will be। हमारे पास टोटल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल के देनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में अक्सर ये पेपर में आता है। इसके लिए एक ट्रिक या हिंट याद रखें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो बराबर होती है माइनस टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर जब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम की। तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1। बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। और फॉर्मूला कितना होता है टोटल एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से टोटल एनर्जी निकल के आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर निकालनी क्या है हमको, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी माइनस, और टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4। तो आपके पास कितना आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फिर इसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास इसका आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। टोटल एनर्जी हमको गिवन है किसी बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की, और एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बहुत आसान, जैसे क्वेश्चन अभी 4th किया ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले टोटल एनर्जी आपको गिवन है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ई की वैल्यू हमको गिवन है। एन की वैल्यू निकल गई,
उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू NH/2 और इजिली हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्स्थ, एक सिंपल सी डेफिनेशन है और उसकी वैल्यूज है। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, और राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कम से कम एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है आपके पास, और इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस केस के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्वेश्चन नंबर आप 7th देखेंगे। हाउ इज द नेसेसरी फोर्स प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू कीप इट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट according to Bohr model of hydrogen atom? Derive an expression for total energy of an electron moving in an orbit of radius r in hydrogen atom. Give the significance of negative sign in this expression. ये जो आपको सेवंथ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपका एक डेरिवेशन है जहां पर टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करके देनी है, जिसको आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इसमें लास्ट में देखो आपको एक बात पूछी गई है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन दिस एक्सप्रेशन, यानी जब ये एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसमें एक नेगेटिव साइन आता है, तो वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप अनलेस इट गेन्स सफिशिएंट एनर्जी। तो ये ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव साइन क्या चीज शो करके दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी आपका डेरिवेशन है। यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट्स ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। आल्सो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस, यानी A0 निकालना है। यानी इसके अंदर पहले तो आप रेडियस निकाल के दिखाएंगे, यानी R इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम जेड के इंटू ई स्केयर प्रूव करोगे। फिर उसके बाद हम बोहर रेडियस की बात करेंगे, तो बोहर रेडियस की जो वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, वो हम इसमें निकाल के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड radius of the orbit, and third kinetic energy of electron. Take radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.5 angstrom. इस क्वेश्चन में रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सेकेंड ऑर्बिट में कर रहा है, उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, L इक्वल टू NH/2 एन आपको मालूम है, H आपको मालूम है, L को आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम है, आर एन इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर जेड एम के इंटू ई स्केयर। एन की वैल्यू 2 रख देंगे और सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी से पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, पहले भी निकाल चुके हैं, -13.6 अपॉन एन स्केयर। एन की वैल्यू 2 रख देंगे, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। फिर वहां से हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको ये हिंट दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। टॉपिक 3 एंड 4 की बात करते हैं। एक टॉपिक है डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स, सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन, एंड फोर्थ टॉपिक है आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनके बेसिस पर कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आप चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट बोहर्स पोस्टुलेट टू डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम। हाउ डज द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑर्बिट्स। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये, आप इसको डेरिवेशन भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हमें क्या करना है, बोहर पोस्टुलेट का यूज करके हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। द लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3646 एंगस्ट्रॉम।
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। लिमिट का मतलब होता है फाइनल लिमिट, यानी कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास जो सीरीज है उसमें 5 सीरीज होती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पिफाइंड। बाल्मर सीरीज कहां पर काम करती है? जो सेकंड सीरीज को बोलते हैं। थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? सेकंड पर, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट मेंबर। अगर इंफिनिटी से सेकंड पर आ रहा है तो उसे बोलेंगे लास्ट लिमिट। तो क्या कह रहा है इसमें? फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/λ इक्वल टू आर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ni का होल स्क्वायर। बात कर रहा है सीरीज लिमिट, लास्ट लिमिट, इसका मतलब ni इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पर हम इंफिनिटी रख देंगे। फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं तो तीसरे ऑर्बिट से कहां आएगा? दूसरे में। तो ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान देंगे। 12, एक डायग्राम बना हुआ है। द डायग्राम शो 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। Identify the transition in which the emitted photons will have the highest energy। एटम्स के अंदर इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चन भी अक्सर आपको मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व होंगे। ये आपके पास हमको क्या कह रखे हैं? 4 एनर्जी लेवल दे रखे हैं, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ट्रांजिशन थर्ड से फर्स्ट, सेकेंड फोर्थ से थर्ड, थर्ड सेकेंड से 1 और फोर्थ थर्ड से सेकेंड। कहता क्या है कि इनमें से कौन सी का ट्रांजिशन आपका करेक्ट है, जो हाईएस्ट एनर्जी रखता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और हर ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकाल लेंगे। कहाँ आ रहा है ये? तीसरे से पहले में, तीसरे से पहले में निकल के आ गई लैम्डा। यहां से आपके पास हमने निकाल दिया, ये आ गया, अगले में ये आ गया, उसके अगले वाले में ये आ गया। और हम ये जानते हैं कि एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू, एच सी वाई लैम्डा, यानी कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका 1/λ ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। और यहां पर 1/λ किसका ज्यादा है? 0.88 आर पहले वाले का, पहले फर्स्ट ट्रांजिशन का। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट ट्रांजिशन की। तो हमने आज जो क्वेश्चंस लिए चैप्टर 12 एटम्स के, आप इसको आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।